कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है, जाजल देव सेकंड। अब देखो, जाजल देव सेकंड के बाद आए थे आपके कौन? रत्नदेव सेकंड। उन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार किया, गयाकर्ण ने हमला किया और वो हार भी गया। ठीक है, कुछ दिन शांत बैठेगा, फिर उनको समझ में आ गया कि भाई महाप्रतापी शासक हैं। फिर उनके बेटे आए, ठीक है, रत्नदेव सेकंड के बाद पृथ्वीदेव सेकंड आए, फिर जाजल देव सेकंड आएंगे। ठीक है, अब लगता है कि ये थोड़े कमजोर पड़े होंगे। फिर यहां पर अटैक हुआ था। क्यों? क्योंकि अधीनता तो स्वीकार कर दिया, ठीक है, माने उसकी अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। अब ये इंडिपेंडेंट रूलर हो गए। फिर इन पर अटैक किया जाएगा, भाई हमारी बिल्ली हम इसे में आऊं, यही वाली चीजें हैं। इसने एक युद्ध लड़ा। त्रिपुरी के कलचुरी जो शासक थे जयसिंह, याद रखना, ठीक है, ये फिर से अटैक किया और जिसमें जयसिंह फिर से परास्त हो जाता है। अब इनकी हालत खराब होगी, अब दोबारा अटैक करने को सोचेंगे ही नहीं फिर। ठीक है, यहां से माने आपका पहले ही पृथ्वीदेव सेकंड के टाइम से ही आपका इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। याद रखिएगा, जाजल देव के बेटे रहे ना पृथ्वीदेव आपके सेकंड, वहीं से ही आपका इंडिपेंडेंट जो राजवंश है वो स्थापित हो गया। अगर वो हार जाते तो फिर से अधीनता आती, लेकिन शुरुआत ही वहीं से हुई और ये इंडिपेंडेंट ही रहे। उसके बाद कभी भी त्रिपुरी के अब जो शासक है वो कभी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पावर जो है वो समझ में आ गई उनको। ठीक है, जयसिंह परास्त हुआ और वापस लौट गया। युद्ध शिवरी नारायण के मध्य हुआ। इसकी जानकारी शिवरी नारायण अभिलेख से प्राप्त होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जाजल देव सेकंड। तो जाजल देव नाम के जितने भी आपके रूलर रहे भाई प्रतापी रहे हैं, याद रखिएगा। सबसे कम समय तक शासन करने वाले, ठीक है, ये आपके उत्तराधिकारी रहे या फिर राजा रहे, जाजल देव सेकंड। और इनके जो साक्ष्य और कहां पर मिलते हैं तो मल्हार। मल्हार आपको पता ही होगा, ठीक है, प्रसन्नपुर याद आ रहा होगा, उसी का नाम बाद में मल्हार हुआ। ये आपके जो आपके क्या बोलना चाहिए, सरभपुरी डायनेस्टी के एक रूलर थे ना, प्रसन्न मात्र, उन्होंने प्रसन्नपुर नगरी बनाई, बाद में यही मल्लार और फिर मल्हार कहलाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाजल देव आपका सेकंड हो गया ये, हाँ ठीक है, ये याद रखना, राज सिंह को हराए थे त्रिपुरी के जो आपके राजा थे। जगदेव, जगदेव एक आएंगे, जगतदेव, जगदेव है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनका शासनकाल 68 से 78, 10 साल का ये मिलता है। जाजल देव की, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब देखना, जाजल देव के बाद थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अब उसके बेटे लोग राजा नहीं बनते। जाजल देव अचानक से मृत्यु हो जाती है, उनके बेटे वगैरह जो हैं वो रह नहीं पाते हैं। जाजल देव सेकंड की भाई है ना, फर्स्ट वाला नहीं। यहां पर इनकी आकस्मिक मृत्यु, अचानक से मौत हो जाती है। इसके पश्चात इनके भाई रहते हैं, रतनपुर में क्या हो जाती है, अशांति फैल जाती है कि राजा ही मारा गया। ठीक है, अब उसके जो बड़े भाई थे, कौन, जगदेव, इन्होंने क्या किया, वापस आया और शासन को फिर अपने हाथ में लिया। अब यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, यहां पर जगतदेव कौन है, तो जाजल देव सेकंड के बड़े भाई हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब शासन अपने हाथ में लिया। अब इधर इनका वंशज चलेगा, क्योंकि मोनार्कियल सिस्टम में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एक बार राजा बन गए, अब इसके बेटे ही राजा बनेंगे, याद रखना। तो भाई जगत देव ने वापस आकर शासन अपने हाथों में लिया और गंग राजाओं का इन्होंने दमन किया। जो गंग राजा, वही चोट, जो क्या बोलते हैं आपका अनंत वर्मन है ना, चोटगांग, गंग, वही सब हैं उड़ीसा वाले। ये लोग बार बार अटैक थे, आसपास इनके सामंतों को भड़का करके उस पर फिर से अटैक करते थे। ठीक है, इन्होंने गंग राजाओं को फिर खदेड़ा, उनका अंत किया। इनके साक्ष्य जो है खरौद शिलालेख में मिलते हैं। खरौद आपका जांजगीर चांपा, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिवरी नारायण टेम्पल भी खरौद में ही है। चलिए ये पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। जगतदेव ने क्या किया, गंग राजाओं का अंत किया और जाजल देव सेकंड के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके, ठीक है, बड़े भाई रहते हैं जगतदेव, वो शासन संभालते हैं। इसके बाद आएंगे रत्नदेव थर्ड। हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, बीच में आए आपके जाजल देव सेकंड के बाद कौन आते हैं, जगतदेव आ जाते हैं। वो सीक्वेंस इसलिए टूटा क्योंकि वो उसके भाई रहते हैं, याद रखना। फिर रत्नदेव थर्ड आएंगे। ये रत्नदेव थर्ड जो है वो जगतदेव के ही बेटे हैं, वो उनका रिलेशन जाजल देव सेकंड से नहीं है, ये जगत देव के बेटे हैं। इसके बाद कोई पृथ्वीदेव थर्ड ऐसा कुछ नहीं आएगा, यही आपके सीक्वेंस वाले में लास्ट रहेंगे, देखना। तो जगत देव के पुत्र हैं ये, इनकी मां का नाम सोमल्ला है। कभी कभी पूछ देता है सोमल्ला किसकी पत्नी है, तो ये जगत देव की क्या है, आपकी पत्नी सोमल्ला या फिर इनकी माता सोमल्ला, याद रखें। सेनापति, देखो इनके समय में काफी अशांति वगैरह फैली थी, ये सब आए। तो रत्नदेव तृतीय के समय में, ठीक है, काफी अकाल वगैरह पड़ा था, जिसके कारण क्या हुए, प्रजा और ये सब भी विद्रोह करने लग गई और काफी हद तक प्रशासन जो है वो कमजोर पड़ने लग गया।
तो इन्होंने एक मंत्री बनाया एक ब्राह्मण को, जिनका नाम था क्या, गंगाधर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गंगाधर राव। इन्होंने एक काफी चालाक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ, ठीक है, चाणक्य जैसे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कल्चुरी इतिहास में एक चाणक्य बोल सकते हो गंगाधर राव को। इनकी सहायता से इन्होंने फिर से उस प्रशासन को एकदम मजबूत किया, ठीक है। और ये बार बार पूछा जाता है, रतनपुर में ही, ठीक है, रतनपुर में पास में आप देखोगे एक वीरा देवी, या फिर इसको बोला जाता है लखनी देवी, ठीक है, एक वीरा देवी जिसको लखनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, माता का मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। कौन, गंगाधर राव इसके सेनापति हैं, किसके, रत्नदेव थर्ड के, याद रखना, ठीक है। इनका उल्लेख खरौद के लखनेश्वर मंदिर में भी है। क्या है उल्लेख लखनेश्वर मंदिर में, कि भाई लखनेश्वर मंदिर जिसको, ठीक है, बनाने का जो साक्ष्य है, यहां पर ये याद रखना, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लाखाचौर मंदिर जिसको बोलते हैं, 3 राजाओं ने आपका रिनोवेट किया था। सबसे पहले हम देखें पाली का जो शिव टेंपल है, इसको किसने किया, तो जाजल देव ने किया। पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति जगतपाल देव राजीव लोचन टेंपल, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपके रत्नदेव थर्ड आएंगे, इसके सेनापति गंगाधर राव, इन्होंने एक वीरा देवी या लक्ष्मी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया रतनपुर में। लेकिन खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जांजगीर चांपा जिला पड़ेगा आपको, ठीक है, शिवरी नारायण के बहुत पास है, 2-3 किलोमीटर मुश्किल से पड़ता है, ठीक है, जहां पर आपका शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण जो आप जानते हैं, जहां माता सबरी की जूठे बेर खाने की कहानी है, माता सबरी का टेंपल है एक्चुअली में खरौद में, और उनकी मूर्ति नर नारायण मंदिर शिवरी नारायण में भी है। लेकिन स्पेशली माता सबरी का जो टेंपल है वो खरौद में है, ASI प्रिजर्व्ड है, ठीक है, केंद्र संरक्षित स्मारक है वो। तो यहीं पर पास में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, ये रामायण काल से रिलेटेड है। इनका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, रत्नदेव थर्ड के ही आपके सेनापति गंगाधर राव ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा जाता है। इनके दीवारों पर जेड शिलालेख मिलती है ना, जेड आकार की शिलालेख मिलती है, जिसमें ये सब लिखा गया कि सेनापति गंगाधर राव इस मंदिर का क्या करवाएं, जीर्णोद्धार करवाएं, रिनोवेट करवाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। कहा जाता है कि इनके काल में भयंकर अकाल पड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बड़े अकाल पड़ने के कारण ये सब इधर उधर हो गया, ठीक है, सेवर फेमाइन जिसको बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रत्नदेव थर्ड, जिसके कारण इनका प्रशासन क्या हो गया था, ये बिखरने लग गया था। और गंगाधर राव को जब ये सेनापति बनाए, तब जाकर के पूरा प्रशासन जो है वो बढ़ा और अच्छे से कंट्रोल में आया, ठीक है। अब देखिए प्रतापमल, ये प्रतापमल एक रूलर हुए, ठीक है, किसके बाद, रत्नदेव थर्ड के बाद में, ठीक है, वहां से सीक्वेंस तो चेंज हो गया था। प्रतापमल के बाद 250 साल की कहानी जो लगभग कल्चुरियों की मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इसको अंधकार युग कहा गया है, ब्लैंक एरा ऑफ कल्चुरी हिस्ट्री, ठीक है। इनके बारे में काफी मिलता है, जो बाबू रेवाराम हैं उन्होंने लिखा ही है कल्चुरियों का इतिहास, तो काफी सारे डेटा तो मिलते हैं, बट कुछ खास इसमें नहीं मिलते, क्योंकि कोई आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो हमको उतने नहीं मिल पाते जिसके बारे में लिखा जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें 1198 से 1222 तक, ठीक है, यहां तक इन्होंने प्रतापमल ने शासन किया। प्रतापमल का नाम जो है कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रत्नदेव थर्ड के क्या थे, बेटे थे, और बहुत ही बचपन में इनको राजकाज मिल गया, माने उनकी मृत्यु हो जाती है और इनको बचपन में बहुत छोटे रहते हैं, इनको राजकाज संभालना पड़ जाता है, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है, प्रतापमल के बारे में, इन्होंने तांबे का सिक्का जारी किया था, तांबे का सिक्का, कॉपर कॉइन इशू किए इन्होंने, ठीक है, कॉपर कॉइन जो थे, ठीक है, ये इशू किए। और इसमें ये कैसा किया, तो चक्रीय आकार, ये इस टाइप का चक्र जैसा रहता है ना, सर्कुलर, ठीक है, और अष्टकोणी, 8 कोणी, जो आपका हेक्सागोनल है ना, ऐसा 8 बनेगा भाई, है ना, ये इस टाइप का, ये ऐसा, तो 8 कोणी आप लोग जानते हैं, ऐसा 8 जिसके कोने होंगे 4, ऐसा 4 बना के काट दोगे ना तो भी वो 8 कोणी बनेगा, वो ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा आप समझ लीजिए, तो ये, ठीक है, इस टाइप का आपको मिलेगा। हेक्सागोनल कॉइन इशू किया किस, कॉपर कॉइन, प्रतापमल ने, ठीक है। प्रतापमल के बाद वो कहानी कल्चुरियों के नहीं मिलती। इनकी जो बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो अल्पायु में राजकाज प्राप्त कर लिया, ठीक है। इनके अभिलेख कहां पे मिलते हैं, पेंड्राबंद, कोनारी और पवनी, ये सब रतनपुर के आसपास की जगह है। पेंड्रा आप लोग जानते हो, बिलासपुर से अभी पेंड्रा, गोरेला पेंड्रा मरवाही वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। कोनाड़ी भी वहीं का जगह है, और आपका पवनी जो बिलाईगढ़ बोलते हैं, ठीक है। ये सब जगह से आपको इनके इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। इन्होंने तांबे का सिक्का जारी किया, चक्राकार और षटकोनी, ठीक है, षटकोनी मतलब हेक्सागोनल, याद रखिएगा, जिसमें सिंह और कटार का जो साइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, लॉयन और
कटार, है ना, कटार मैं कई बार भूल जाता हूं, इसको बोलते हैं डैगर, ठीक है, डैगर जो है ये इंग्लिश में सारी चीजें हैं। सिंह और कटार उसमें अंकित थे, उसमें छपे हुए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने इशू किया? प्रतापमल ने, कॉपर कॉइन, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। इसके बाद हो सकता है कि कलचुरिया में कुछ गोट हुई हो, हार गए हो, ठीक है, इसके बाद कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, हो सकता है इधर उधर बचे हो राज परिवार, लेकिन इसके बारे में, ठीक है, ये आप लोग याद रखें, प्रतापमल, इसके बाद 200-250 साल पता नहीं चलता। इनमें नोट मैंने लिखा है, प्रतापमल के बाद शासकों का इतिहास लिखित रूप से प्राप्त नहीं होता, ठीक है, कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मिल रहे हैं उस पे बेस पे हम अनुमान लगाते हैं। इस समय को कई विद्वानों ने अंधकार युग, एक ब्लैंक एरा बोला गया कल्चरल हिस्ट्री में, याद रखिएगा। ये कब तक था? तो 1222 इनका शासन मिला, इसके बाद 1480 तक नहीं मिलता, ठीक है, तक का समय रहा। इसके बाद 1480 में एक जानकारी मिलती है बहारेंद्र शाह के बारे में, ठीक है, एक राजा हुए बहारेंद्र शाह, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तक ये लोग रतनपुर से शासन कर रहे थे, लेकिन बहारेंद्र शाह ने राजधानी बनाया किसको? कोसगई को, याद रखना, कोसगई। और ये कोसगई कहां है? छुरी के पास। और ये छुरी कहां है भाई? तो कोरबा में, इसीलिए इसको छुरी कोसगई बोलते हैं, ठीक है। यहां पर कोषागार बनवाया, फंड रखने के लिए ट्रेजरी किसने बनवाया? बहारेंद्र शाह ने। इसका नाम बाहर शाह भी मिलता है। इसने क्या किया? राजधानी को बाहर कर दिया, ठीक है, राजधानी को क्या किया? बाहर कर दिया। कहां से? रतनपुर से, इसलिए बहारेंद्र शाह, ऐसा याद रखो। प्रतापमल के बाद ये राजा मिले बहारेंद्र शाह, ठीक है, इनका नाम बाहर शाह भी है। अपनी राजधानी रतनपुर से कहां ले गए? छुरी कोसगई, कोरबा में, ठीक है, अब बिलासपुर में था वो कोरबा चले गए। यहां पर अगर आप देखोगे तो कोसगई माता का टेंपल भी बनाते हैं और कोषागार भी बनाते हैं। कोषागार बनाए, ट्रेजरी, धन दौलत सोना चांदी रख रहे हैं, चोरी हो जाएगा, उसके रक्षा के लिए कोसगई माता का टेंपल भी इन्होंने बनवाया। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, किसने बनाया? तो बहारेंद्र शाह ने बनवाया, ठीक है। अब देखो, इसको याद रखने के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्चुअली में इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। कोसगई माता का मंदिर बनवाया और इनके काल में सोनई ठाकुर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये सोनई ठाकुर कौन है? ये वीर नारायण सिंह के वंशज है, परदादा, ठीक है, दादा के परदादा वाला। इन्होंने क्या किया? इनको सैनिक सहायता दी, किसको? बहारेंद्र शाह को। तो उससे खुश होकर के जो इनका जमींदारी थी, सोना खान वाली जमींदारी, उसको कर मुक्त कर दिया। उसके बाद किसी कल्चुरी शासन ने, ठीक है, कभी भी कर नहीं लिया उससे। इवन देन जब बाद में मराठा भी आए, वो भी कर नहीं लेते थे, उनका काम भी वैसा था, ठीक है, राजा के प्रति वफादार भी रहते थे और कोई कर नहीं लिया जाता था। ब्रिटिशर से अब आए, उनको टैक्स नहीं मिला, तभी वो चिढ़ गए थे, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसकी कहानी। तो सोनई ठाकुर, ठीक है, वीर नारायण सिंह के पूर्वज को सैन्य सहायता के लिए क्या किया? उनकी जमींदारी को कर मुक्त कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने किया? बहारेंद्र शाह ने। ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, ठीक है। बहारेंद्र शाह के बाद आप देखोगे कल्याण शाह। तो इसको याद रखने के लिए मैंने बताया था आप लोग को तरीका कि आप कैसा याद रखना। एक साइड कल्याण शाह को याद रखना, कल्याण शाह, ठीक है। इसके पिताजी कौन है? आपके बहारेंद्र शाह। इसके बेटे होंगे लक्ष्मण शाह। सब शाह वाले हैं ना, शाह शाह याद रख लेना। ये कल्याण शाह एक्चुअली में अकबर को याद रखो, जहांगीर को नहीं, मैं बताऊंगा क्यों। अकबर का कंटेम्पररी कल्याण शाह, इसके बेटे माने इसके पिताजी बहारेंद्र शाह, उसके बेटे कल्याण शाह, इसके बेटे हुए लक्ष्मण शाह, ये तीनों एक सीक्वेंस में। फिर अकबर हुआ, एक औरंगजेब, एक तो अकबर फेमस है और एक औरंगजेब फेमस है। औरंगजेब के कंटेम्पररी अगर हम बात करें तो राज सिंह हुए, राज सिंह। इनके पिताजी हुए तखत सिंह, इनके बेटे होंगे रघुनाथ सिंह। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना इजी हो जाएगा, अकबर और औरंगजेब, इसके कंटेम्पररी। अभी कुछ लोग के मन में आ रहा होगा ये तो जहांगीर का समकालीन था, अभी मैं सब बताऊंगा कहानी, ये दोनों के समकालीन था। समकालीन का मतलब क्या होता है? उसके पैरेलल। भाई जब अकबर शासन कर रहा था, अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर ही आया। इसकी मृत्यु हुई तो उस समय तक कल्याण शाह शासन कर रहा था, लंबे समय से कर रहा था, तो दोनों का कंटेम्पररी होगा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कल्याण शाह के पिताजी बहारेंद्र शाह, जिसके बारे में हमने पढ़ा, राजधानी को रतनपुर से कहां किया? कोसगई, छुरी कोसगई। और कल्याण शाह जो थे, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इनमें दो अलग अलग मत मिलते हैं, दो अलग अलग व्यूज। एक है बाबू रेवाराम, जिन्होंने कलचुरियों का इतिहास लिखा, तवारीख ऑफ है वंशी। इनका कहना है कि कल्याण शाह अकबर के दरबार में 8 साल तक नजरबंद रहा,
ठीक है। लेकिन तुजुके जहांगीरी, जो जहांगीर का किताब है, आत्मकथा है, आपको पता होगा, उनके अनुसार जो कल्याण साय, ठीक है, कोसल वाले क्षेत्र का राजा, ये उसके दरबार में गया था। दोनों सही हैं, व्यूज देखें किसका किसका है, ठीक है। तुजुके जहांगीरी में यह वर्णन मिलता है कि कल्याण साय किसके दरबार में गया, तो जहांगीर के। जबकि अकबर के में भी गया, ये भी एक सत्य है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, बाबू रेवाराम के अकॉर्डिंग। ये भी बड़े इतिहासकार, इनको भी नहीं झुठलाया जा सकता, ठीक है। और कंटेम्पररी अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने लिखा ही है, ठीक है, कि कल्याण साय एक, हाँ, ये समकालीन अकबर और जहांगीर दोनों का था। बहुत लोगों को रहता है कि सर ये अकबर का कंटेम्पररी है, समकालीन था कि जहांगीर का था। भाई दोनों का था, उसी बीच में उसकी मृत्यु हुई, उसका बेटा बन गया, ठीक है। चीजों को समझिए। फिर लक्ष्मण से आएंगे, लेकिन जब वहां से आए ना, तो जमाबंदी प्रथा की शुरुआत कल्याण साय ने किया। मिस्टर चिसम जो है इसके बारे में बताएंगे अभी, ठीक है, जमाबंदी। जबकि लेखा जोखा, बजट प्रणाली, ये लक्ष्मण साय। दोनों साय बहुत इंपॉर्टेंट है। बहारेंद्र साय भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने साल बाद इनके बारे में मिलता है जानकारी। तो आपको समझ में आ गया होगा कल्याण साय। जमाबंदी प्रथा, जो आपका बंदोबस्त जिसको बोलते हैं ना, इस ये सिस्टम को किसने स्टार्ट किया, तो कल्याण साय ने किया। याद रहेगा, ठीक है। किन के दरबार में गए, तो अकबर जहांगीर दोनों में गए। आपको क्या करना है, आप कहानी याद रखिए। अकॉर्डिंग टू रेवाराम ही वेंट टू, किसके उसमें गए, तो अकबर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू तुजुके जहांगीरी, ठीक है, ये किसके में गए, जहांगीर। अब जहांगीरी सही है तो जहांगीर आएगा ना। इसके अलावा जो आज भी गोपल्ला गीत राजा गोपाल वीर की कहानी है। साथ ही साथ बिलासाबाई केवटिन, ये तीरंदाजी में बहुत माहिर थी, याद रखिएगा, ठीक है, शिकार विकार करने में, जिनके नाम पर बिलासपुर क्षेत्र रखा गया है। ये कल्याण साय जो थे राजा, इनकी सेवा करने के उपलक्ष्य में ही, ठीक है, उन्होंने एक शहर दान दिया था। किसको, बिलासपुर को, क्योंकि राजधानी थी रतनपुर। और वो एक फिशरमैन कन्या बोला जाता है, ठीक है, माने एक मछुआरे की बेटी थी, अपनी खूबसूरती के लिए माहिर थी। और बंसी उनके हस्बैंड हुए, वो दोनों क्या होता है, ये एक बार घायल हो जाते हैं ना, मैं बिलासपुर वाली कहानी बताऊंगा। शिकार करने जा रहे थे, घायल हो जाते हैं, तो बिलासा भाई जो केवटिन है उनकी काफी क्या करती है, सेवा करती हैं। और ठीक है, इनके कुछ सैनिक जो उनको छेड़े रहते हैं उनको मृत्यु दंड भी देते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कल्याण साय। और उसी के नाम पर उन्होंने शहर बसाया और उनको छूट दी गई कि अपने हिसाब से जैसा चाहो आप उस शहर को सजा सकते हो, संवार सकते हो। फिर क्योंकि इनकी रक्षा किया था, ठीक है, जो जंगली सुअर है उससे, राजा कल्याण साय की, क्योंकि इसके सैनिक वैनिक आसपास कहां भटक गए थे, ठीक है। तो वही बिलासाबाई केवटिनी कर रही थी, और पालकी में बैठा के फिर रतनपुर उनको ले जाया जाता है और बिलासपुर क्षेत्र को इनको दान दिया जाता है। मतलब इनको, ठीक है, गिफ्ट दिया जाता है, दान नहीं, गिफ्ट आप बोल सकते हैं। तो वहीं से फिर बिलासपुर शहर की स्थापना हुई बिलासाबाई केवटिन के नाम से। तो वो आपके बिलासाबाई केवटिन और कौन, एक जो योद्धा है गोपाल वीर। ये गोपाल वीर कोई नहीं, साहिल जो योद्धा थे ना इनके परिवार के, उसी के ही एक, ठीक है, वंशज थे। ये दोनों जाते हैं और एक से एक करतब दिखाते हैं, हाथी को मारना, तीरंदाजी, ये सब। तो उससे खुश होकर के फिर जो दिल्ली का शासक जो भी रहता है, चाहे अकबर रहे या फिर आपका जहांगीर, वो इसको छोड़ते हैं और खूब सारे गिफ्ट भी देते हैं और टाइटल वाइटल भी देते हैं कल्याण साय को, खुश होकर के, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि कल्याण साय जब वहां जाया रहता है तो खूब सारे हाथी, ठीक है, उसके गिफ्ट में लेके जाया रहता है। किसके लिए, जहांगीर के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा क्षेत्र मेन हाथियों के लिए जाना जाता था और इन सब चीजों का युद्ध में काफी इंपॉर्टेंस था, आपको पता ही है। तो यही सारी चीजें हैं। और जब उन्होंने आए, कल्याण साय आए, तो यहां पर प्रथम बंदोबस्त अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं मिस्टर चिसम या चिस्म बोलते हैं ना, वही इनके बारे में लिखते हैं। और इन्होंने क्या किया, विभाजन किया। कैसे किया, जो गढ़ में बांटे, बंदोबस्त के आधार पर ही इसको, ठीक है, 36 गढ़ों में उस बांट पाए। और चिसम ने शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ का मुख्यालय रतनपुर और दक्षिण में 18 गढ़ का मुख्यालय रायपुर को बनाया बाद में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर कल्याण साय की अगर हम बात करें तो जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष तक रहा। तुजुके जहांगीर में ये वर्णन है। और गोपाल गीत आज भी गोपाल वीर की गाथा बताते हैं। जो सरगुजा बस्तर क्षेत्र की जो आदिवासी रहते हैं वहां पर एक गीत गाई जाती है, गोपल्ला गीत बोलते हैं। गोपल्ला किसके लिए डेडिकेटेड है, तो गोपाल वीर की आपके वीरता के लिए। इसमें यह बोला जाता है कि भाई जहांगीर के दरबार में गया, तो दो प्रूफ मिल जाते हैं जहांगीर के दरबार में जाने का, कल्याण साय का, ठीक है। तो गोपल्ला गीत और तुजुके जहांगीर के अकॉर्डिंग ये गए थे जहांगीर के दरबार में, उनके कोर्ट में गए थे। जबकि अकबर के कोर्ट में गए, ये ऐसा कौन बोलते हैं, बाबू रेवाराम। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपना व्यू नहीं लिखेंगे, आप लिखिए कि कौन से इतिहासकार क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें ये सारी चीजें।
फिर आपका आएंगे लक्ष्मण साय, उसके बेटे लक्ष्मण साय। अब लक्ष्मण साय ने क्या किया, तो इन्होंने बजटरी सिस्टम, लेखा जोखा का क्या किया, इसका कालक्रम तो निश्चित नहीं बोला जा सकता, लेकिन बही खाता जो बजटरी सिस्टम है, लेखा जोखा अकाउंटिंग वाला, ये बजट प्रणाली, ये इनके जनक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ बजटरी सिस्टम। ठीक है, अंग्रेज तो बहुत बाद में लेके आए, ये पहले ही हमारे यहां आ चुका था। फिर इसके बाद आते हैं तखत सिंह। मैंने बताया था, एक याद रखना आपको, किसको, राज सिंह को। राज सिंह के पिताजी हुए तखत सिंह, उनके बेटे होंगे रघुनाथ सिंह। राज सिंह को याद रखना बीच वाला, क्योंकि वो औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। अब इसके पिताजी हो गए राज सिंह के, ठीक है। ये आए तखत सिंह, इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। तखतपुर शहर, ये तखतपुर आपका एक तहसील है बिलासपुर में। इस तखतपुर शहर को किसने बसाया, आपका तखत सिंह ने बसाया। और इनका कोई संतान नहीं था, तो एक ब्राह्मण के नियोग प्रथा से, ठीक है, राज सिंह को अपना पुत्र प्राप्त करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई संतान नहीं होने पर राज सिंह को, ठीक है, ब्राह्मण की नियोग प्रथा से अपने पुत्र रूप में प्राप्त करता है, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज सिंह, इसी अब राज सिंह के बारे में देखते हैं, ये आपके औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी हैं। राज सिंह जो है काफी फेमस रहे, आप लोग देखे होंगे। एक कवि हैं गोपाल मिश्र, ये इन्हीं के दरबार में हुए करते थे, इनके कोर्ट में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1689 से 1712 तक इनका शासनकाल रहा। ये औरंगजेब का समकालीन था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। इनके दरबारी कवि के बारे में बात करें, ठीक है, पोएट, वो कौन थे, गोपाल मिश्र। हुआ क्या था आपको पता होगा कहानी, ठीक है, राज सिंह वाली। अब देखो, ये खूब तमाशा एक, ठीक है, साहित्य लिखे, इसमें छत्तीसगढ़ का नाम आता है साहित्यिक रूप से। साहित्यिक रूप से किसका नाम आता है, छत्तीसगढ़ का नाम आता है। कौन से साहित्य में, खूब तमाशा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेखित होता है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ये कौन कवि हैं, गोपाल मिश्र हैं, जिन्होंने राज सिंह के दरबार में रहा, अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया और उन्होंने खूब तमाशा लिखा। इसके साथ साथ इनका एक निर्माण है बादल महल, जिसको हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, रतनपुर क्षेत्र में। इन्होंने ही निर्माण करवाया, राज सिंह ने। हुआ क्या, देखो, ये अब आप देख रहे हो कि भाई जो तखत सिंह थे उनका कोई पुत्र नहीं था, नियोग प्रथा से ब्राह्मण से जन्मा राज सिंह, ये खूब मस्त राज किया अपना, ठीक है, अपनी बीवी का भक्त था, बादल महल बनवाया, हवा महल बनवाया, ठीक है। तो जैसे कि उसने, आपको पता ही है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, उसने अपना बादल महल बनवाया, ठीक है, कौन, राज सिंह, अपनी बीवी के लिए ही बनवाया, बीवी के नाम पर, ठीक है, याद रखना। अब ये क्या किया, राज सिंह का एक बेटा हुआ, कौन, तो राज सिंह को याद रखना है आपको, रघुनाथ सिंह, ठीक है। इसका एक बेटा होता है एक्चुअली में विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो जो कवि हैं आपके, ठीक है, कौन, गोपाल मिश्र। इसकी कहानी बता देता हूं, आप भूलोगे नहीं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा छोटा सा बता देता हूं। क्या होता है, राज सिंह जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है मोहन सिंह को। किसको, मोहन सिंह, एक रूलर है, लास्ट रूलर हमने देखा था। मोहन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित करता है राज सिंह, काफी ये रहते हैं, ठीक है, वो इसके लॉयल रहते हैं, ठीक है, इनके वफादार रहते हैं। तो मोहन सिंह को क्या करते हैं, ये घोषित करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो शिकार पर गया रहता है और एक्चुअली में ये इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगर हम देखें खूब तमाशा, ये छत्तीसगढ़ के स्पेशल एक फैक्ट है जिसको याद रखना है। साहित्य में पहली बार किसी भी लिटरेचर में छत्तीसगढ़ का नाम मिलता है, छत्तीसगढ़ ऐसा नाम, वो गोपाल मिश्र द्वारा लिखा गया खूब तमाशा में लिखता है। और ये तमाशा हुआ था इसीलिए उसका नाम खूब तमाशा पड़ गया। क्या तमाशा, मैं अभी बताता हूं वो कहानी, ठीक है। और याद रखने वाली चीज क्या है कि इन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुए, रघुनाथ सिंह आपके रूलर आएंगे, ठीक है, सॉरी, सरदार सिंह आपके रूलर आएंगे। तो होता क्या है, देखो, आपका जो राज सिंह है उन्होंने वादा किया रहता है मोहन सिंह को, क्या बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए, उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया रहता है। देखिए अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, इसके कहानी के बारे में, सरदार सिंह जो कि खूब तमाशा, ठीक है, इसी से यहां से रिलेट करते हैं। राज सिंह ने वादा किया, अपना सक्सेसर बनाया, मोहन सिंह को डिक्लेयर किया था, पूरा राजकीय घोषणा हुई थी, ठीक है। लेकिन राज सिंह के एक बेटे हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। उनको जैसे ही पता चला कि यार ये तो कलचुरी का वंशज नहीं, वो तो ब्राह्मण के, ठीक है, उनके पिताजी जो हैं वो ब्राह्मण के, ठीक है, नियोग प्रथा से पैदा हुए,
तो वो क्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, इसी में जब वो अब उसका पुत्र रहता है, इकलौता पुत्र रहता है एक्चुअली में, कौन, आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो सुसाइड कर लिया। अब ये चीजें, अब भाई बच्चा जो है वो सुसाइड कर लिया, तो उसके पिता राज सिंह, उसको भी समझ में नहीं आता कुछ भी, वो डिक्लेयर कर लिया रहता है मोहन सिंह को सक्सेसर। अब वो भी सुसाइड कर लेता है, एक्चुअली में मर गया बोलते हैं ना, वो भी एक्चुअली में सुसाइड किया रहता है। इस कहानी मिली है बट कंफर्म मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छे इतिहासकार की कहानी में बताया जाता है कि वो भी सुसाइड करने के लिए एकदम भावुक हो जाता है। और उसी समय उसका चाचा रहता है, चाचा परिवार वाले ही तो समझाएंगे उसको। ठीक है, ये सरदार सिंह एक्चुअली में किसका चाचा है, राज सिंह का, उसका बेटा नहीं है, बेटा था विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो खुद सुसाइड कर लेता है। ठीक है, अब ये सक्सेसर बनाने के लिए वादा किया मोहन सिंह को, अब ये सुसाइड करने चला गया कौन, राज सिंह, उसका बेटा भी ऑलरेडी सुसाइड कर लिया, वो जी के क्या करेगा ऐसा उसके मन में आया। उस समय में उसका चाचा उसके पास रहता है। अब मोहन सिंह तो रहा नहीं, वो शिकार करने गया है, तो वो सुसाइड करने से पहले अपना मुकुट अपने चाचा को दे देता है, सरदार सिंह को। ठीक है, अपना मुकुट उसको सौंप के वो भी सुसाइड कर लिया, कौन, राज सिंह, याद रखना, जो बादल महल वगैरह बनवाया था, उसका बेटा ही मर गया तो वो जी के क्या करेगा ऐसा। अब यहां पर यही चीज को लिखा गया है, ये राज सिंह का क्या था, चाचा था, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय, ठीक है, अपना मुकुट इसको दे दिया, तो अब क्या हो गया, मुकुट इसके पास आ गई, तो भाई जिसके पास राज मुकुट रहेगा उसी को तो राजा समझेंगे। अब मोहन सिंह जैसे ही आता है, उसको सक्सेसर बनाया रहता है, वो देखता है कि मोहन सिंह के पास क्या है, वो शिकार करने गया रहता है, और चाचा सरदार सिंह को अपना मुकुट देकर आत्महत्या कर लिया। फिर इसका चाचा जो कि सरदार सिंह, अब इसको मुकुट मिल गया तो भाई वो तो लड़ेगा, क्योंकि राज पावर इसके हाथ में आ गया, और मोहन सिंह को भगा देता है, लड़ करके हरा देता है, कौन, सरदार सिंह। तो अगला राजा आपका सरदार सिंह हुआ, जो कि राज सिंह का चाचा था, ना कि उसका बेटा। उसका बेटा था विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो पहले ही सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, फिर ठीक है खुद भी कर लिया राज सिंह भी। इसी तमाशा को देखते हुए, क्योंकि सक्सेसर किसी और को बनाया, राजा कोई और बन रहा है, ठीक है, सुसाइड कोई और कर रहा है, फिर खुद भी कर लिया, तो इसी को नाम दिया गया खूब तमाशा। यही कहानी आपका गोपाल मिश्र ने लिखी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। अब मोहन सिंह को बुरा लगेगा, भाई राजा उसको बनना था, उसने डिक्लेयर भी किया था, बन गया कौन, सरदार सिंह, अब लड़के भगा दिया, क्योंकि राज पावर तो इनके हाथ में आ गई, वो तो शिकार करने गया था 2-4 सैनिक के साथ में, ठीक है, उसको भगा देता है हरा करके। अब वो क्या करता है, वो जा करके मराठों से मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सरदार सिंह जो है, ठीक है, इसके बाद एक इसके बेटे आए, कौन, सॉरी, ठीक है, रघुनाथ सिंह। ठीक, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, राज सिंह के बाद सरदार सिंह, हाँ ना, वो सीक्वेंस के साथ रघुनाथ सिंह बता दिया था क्या, वो सरदार सिंह थे उसके चाचा। अब रघुनाथ सिंह इसका बेटा था। अब हुआ क्या कि रघुनाथ सिंह भी, ठीक है, ये काफी बड़ा हो चुका था और उसका बेटा था, इसको याद रखना, इसका भी एकमात्र बेटा रहता है रघुनाथ सिंह का। ठीक है, अब मोहन सिंह सीधा सीधा मराठों को वहां पर वो अटैक करवा रहा है, लेकिन सरदार सिंह भी ज्यादा टाइम तक राज नहीं कर पाता, फिर उसका बेटा आपका रघुनाथ सिंह जो है वो राजा बनता है, और इसका भी एक ही बेटा रहता है, वो भी मर जाता है ना। बाद में कलचुरी का यही होता है कि भाई उसके जो वंशज होते हैं वो मृत्यु को पार कर लेते। ये खूब बुजुर्ग हो चुका रहता है तब राजा बनता है एक तो, और इसका एकमात्र बेटा रहता है, एक ही बेटा रहता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो ये बेचारा पुत्र वियोग में, ठीक है, डूबा रहता है, दैट मीन्स शोक में डूबा रहता है, उसको दुख रहती है, ठीक है, काफी सैड रहता है वो। इसी समय मोहन सिंह फिर, ठीक है, वो काफी समय से मराठों से मिला रहता है, तो फिर क्या होता है, ये उत्कल विजय अभियान पे जाते हैं, उड़ीसा वाले विजय अभियान पे। उस समय इधर से जाते हैं आपका रतनपुर होते हुए। अब यहां पर क्या होता है कि उतने दूर नागपुर वाले क्षेत्र से आकर के उसके सैनिक पूरी तरह से थक चुकी रहती है खाने पीने के लिए, ठीक है, ये रघुनाथ सिंह को लेटर लिखता है, उसके सेनापति रहते हैं, ठीक है, रघु जी वहां पर राज करते रहते हैं, उसके सेनापति रहते हैं कौन, भास्कर पंत। वो भास्कर पंत जो हैं इन पर अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं, 2-3 बार लेटर लिखते हैं, खाना पानी चाहिए भाई, हमको ये ध्यान ही नहीं देता, क्यों, वो अपने पुत्र वियोग में इसको लेटर, और इससे क्या करना है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अब वो लोग भी कब देखेंगे, 2 दिन तक देखे, मतलब भाई हम लोग तो इतने दिन से भूखे हैं, 2 दिन हो गया, हमारा कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो इसी पे अटैक करो। तो इसी पर ही भास्कर पंत अटैक कर देता है। अब रघुनाथ सिंह जो खुद इनके पुत्र जो है वो एकमात्र पुत्र रहता है, अब इसका कोई वंशज नहीं रहता, इसीलिए खुद दुख में डूबा रहता है, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता, अटैक कर रहे तो बेटैक करने दो। तो इनकी जब रानियां थी, ठीक है, वो देखते हैं तो इनकी रानियों के माध्यम से ये क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है सीधा सीधा, भाई मुझे लड़ना ही नहीं, किसके लिए लड़ूं, ठीक है, उसके जो पुत्र रहता है एकमात्र वो भी तो चला जाता है। तो क्या होता है, इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब ये जो शासक थे, ठीक है, इसमें मैंने लिखा 1741 और डैश करके 45 लिखा,
ध्यान दीजिएगा 1732 से आपका 1741 तक रूल किया। तो 1741 में भास्कर पंत ने अटैक किया, ये राजा था कलचुरियों का। अब क्या हुआ, ये सरेंडर कर दिया मतलब हार गया। अब इसमें किसका आधिपत्य आ गया, मराठों का। अब ये जगह किसकी हो गई, मराठों की जगह हो गई। लेकिन इन्होंने जितना चाहे वो लूटा और क्या बोलते हैं टैक्स वैक्स लगाया, जुर्माना लगाया और इसको शासन करने दिया, इसको नहीं हटाया, ठीक है। इसीलिए ये 45 तक शासन किया और अपने प्रतिनिधि एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, याद रखना, एक कल्याणगिरी गोसाई नामक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इसको पास छोड़ देता है, इसके थ्रू ही आप शासन करोगे, मतलब उसको अंडर ले लिया गया। तो यही आपके रघुनाथ सिंह लास्ट इंडिपेंडेंट कलचुरी रूलर हुए, ठीक है, माने अंतिम स्वतंत्र शासक जिसको बोला जाता है। कौन, कलचुरियों में रघुनाथ सिंह। या फिर आप बोलिए यही पहले शासक हुए जो मराठों के अधीन आ गए। भाई 41 में आ गए और जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई, खुद बूढ़े रहते हैं, 4 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये मराठों के अधीन रहकर शासन किए, इसीलिए अंडर मराठा, फर्स्ट अंडर मराठा आपके कलचुरी रूलर कौन, रघुनाथ सिंह ही। लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर भी यही रहेंगे, फर्स्ट अंडर मराठा भी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के समय में अटैक हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कल्याणगिरी गोसाई को याद रखना, ठीक है। इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर देते हैं और चले जाते हैं उड़ीसा विजय अभियान पर, ठीक है। वो लेकिन वहीं मारे जाते हैं, कौन, भास्कर पंत की मृत्यु हो जाती है वहीं पर, ठीक है। और जैसे ही इसको पता चलता है रघुनाथ सिंह को, तो उसकी भी हत्या करवा देता है, कौन, कल्याणगिरी गोसाई की। फिर ये कुछ समय तक होता है, बाद में, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब ये सेना भेज करके, ठीक है, अब इनके अधीन तो हो गए, इनकी सेना थी, लेकिन यहां पर जैसे इसकी मृत्यु होती है, अब तो कलचुरियों का कोई रहा नहीं, और मोहन सिंह को वादा किए थे, जो मराठों से मिला भी था। इसकी मृत्यु पश्चात 45 में मोहन सिंह गद्दी पर बैठता है। एक्चुअली मराठे लोग बैठाते हैं, क्योंकि मराठे लोग अब इसको जीत चुके रहते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, किंतु सत्ता नहीं छीनने पर अपनी मृत्यु तक शासन किया। इनकी मृत्यु कब, 1745, लेकिन 41 में ही इसको हरा दिया गया। वहां से मराठा जो आपका रूल है वहां पर स्टार्ट हो गया, याद रखिएगा। लेकिन मराठा ने डायरेक्ट यहां पर रूल नहीं किया, इनकी सत्ता नहीं छुनी। अब इसके बाद आएंगे मोहन सिंह। मोहन सिंह को मैंने जानबूझ के ये अलग कलर में लिखा, आप देख रहे होंगे। तो 1745 से, क्योंकि इनको वादा किए थे मराठों ने, इनकी मृत्यु तक 58 तक इसको गद्दी पर बैठाया, रतनपुर की गद्दी पर। और आप देखेंगे इसके बाद मराठा रूल स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम मॉडर्न में लेते हैं, ठीक है। मराठा आप देखोगे तो मराठा कब से स्टार्ट होता है, आपका 1758 तक, जब तक मोहन सिंह की मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक मराठा यहां पर नहीं आते हैं, डायरेक्ट, है ना, बिंबाजी आते हैं। तो मोहन सिंह लास्ट कलचुरी का रूलर है, बट ये मराठा अधीन है। पहला नहीं है, पहला तो रघुनाथ सिंह हो गया 41 के बाद, याद रखना। इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है, रघुनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात 45 में मोहन सिंह को रतनपुर की गद्दी पर बैठाया। किसने बैठाया, मराठों ने। और इसकी मृत्यु के पश्चात बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अपना शासन यहां पर स्टार्ट किया। खुद बिंबाजी आए, यहां पर रूल किए। और चूंकि इस समय इनकी राजधानी रतनपुर थी, इसलिए बिंबाजी ने भी, मराठों ने भी रतनपुर को ही अपनी राजधानी बनाई। इस समय एक शाखा, लाहौरी शाखा अलग से चल रही थी, लेकिन मेजर एरिया जो कवर कर रहे थे वो आपका रतनपुर ही था, ठीक है। 1741 में बिंबाजी भोसले के सेनापति जो थे भास्कर पंत ने आक्रमण किया, जिसमें रघुनाथ सिंह की हार हुई और मराठा प्रशासन आरंभ हो गया। यहां पर मोहन सिंह मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे, स्पेशली हम रतनपुर वाले को देखें तो, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर आपका 1000 से शुरू हुआ कलिंग राज से कलचुरियों के जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश की यहां पर समाप्ति होती है और मराठा आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ में इतिहास। तो देख सकते हैं आप लोग, है ना, 1758 स्टार्ट कहां हुआ, 1000 से। इससे भी पहले हो चुका रहता है 950 से शंकरगढ़ द्वितीय, आपका मुग्धतुंग, यहां से आप देख सकते हो। लेकिन एक्चुअल में 1000 से होती है डायरेक्ट रूल आपका कलचुरियों का। 1741 तक डायरेक्ट चलता है। 41 से फिर 58 तक आपका क्या चल रहा है, मराठा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे इनका इतिहास जो है वो खत्म होता है कलचुरियों का। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। काफी सारी चीजें मैंने ऐड किया, क्योंकि चीजें तो अथाह है भाई, ठीक है, बहुत सारे डिटेल्स हैं।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी थी वो सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरे जगह से और सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट बहुत लिमिटेड है। 175 वर्ड्स में आपको मेंस का मैक्सिमम लिखना है 15 मार्क्स में, ठीक है। 175 वर्ड्स में कितना होता है, पहले जब आपको पता नहीं रहता ना तो 2 से 4 लाइन लिखना मुश्किल हो जाता है। अब देखना, लिख के देखो आंसर जितने आए हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा आते हैं। इनका आर्किटेक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर्स, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर्स इन आर्किटेक्चर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, ये सब पूछता है मेंस में, ठीक है। और पॉलिटिकल हिस्ट्री हमने जान लिया, साथ ही साथ बहुत सारी चीजों को, एस्पेक्ट को हमने देखा, ठीक है। अब आर्किटेक्चर भी लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन आर्किटेक्चर को कैसा कैसा क्या क्या रहा, इसके बाद इनकी जो मेजरमेंट के यूनिट्स वगैरह थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारी चीजें भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। क्या क्या मंत्री थे, कैसे कैसे ये प्रशासन करते थे, क्या क्या हमको प्रूफ जो है वो मिले, ये भी एक अलग टॉपिक है, लंबा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पूरा का पूरा कल्चरी इतिहास जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कल्चरी, कल्चरी एडमिनिस्ट्रेशन, देन आफ्टर मराठा, और फिर हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा मराठा से ही। मराठा के बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट होगा तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए, कोशिश करिए कि आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। यहां से बाहर नहीं जाएगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। प्रीलिम्स में भी यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा हमने कवर किया है अकॉर्डिंग टू द मेंस, ठीक है। होप सो सारी चीजें आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, और एकदम फैक्चुअल फैक्ट्स को ही हमने दिया है, ऑथेंटिसिटी की इसमें मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मैं बोलूंगा क्योंकि 100% नहीं बोला जा सकता, गवर्नमेंट के भी डिटेल्स में एरर आ जाते हैं, और बहुत सारे साहित्यकारों के व्यूज अपने में डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारे किताबों से मैं अगर बात करूं तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बृहद संदर्भ को सब जानते हैं, एक अच्छी किताब है। इसके साथ साथ राम कुमार बिहार जी की है, संजय अलंग जी की है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। ऐसे ही, ठीक है, आपके 2-4 और हैं राइटर्स, जैसे कि आपके हरिहर वैष्णव हैं, इन्होंने अलग अलग चीजों पर एकदम रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हैं, हेमू यादव भी हैं, इनके बारे में मिलता है, रामायण काल से लेकर के प्राचीन इतिहास तक बहुत सारी किताबें, हीरालाल शुक्ल जी ने लिखा था आपका इतिहास। तो इन सब चीज़ों का जो मिक्स है, आपका जो ऑथेंटिसिटी अगर आप बोलोगे तो इन्हीं सब ऑथेंटिक बुक से ही ये सारे डेटा ले गए हैं, इसलिए दूसरे बुक से डिफर भी मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे, इसके गारंटी है। तो होप सो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी, ठीक है, समझ में आई होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।